तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो दोस्तों अपने क्लास 10th के आलोक भारती पब्लिकेशन से क्वेश्चन नंबर 17 तक देख चुके थे हम लोग। व्यक्ति वाला क्वेश्चन था, कार वाला भी क्वेश्चन देख चुके थे, स्कूटर वाला भी क्वेश्चन देख चुके थे। ठीक है, तो आज देखेंगे चोर पुलिस वाला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले प्यारे भाइयों, आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे भाइयों को, प्यारे मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, कह रहा है कि कोई चोर जो है किसी पुलिस थाने से 100 मीटर प्रति मिनट की एक समान चाल से भाग जाता है। कहाँ से भाग जाता है? तो पुलिस चौकी से भाग जाता है, पुलिस थाने से भाग जाता है। कौन भाग जाता है? चोर भाग जाता है। किस स्पीड में भागता है? तो 100 मीटर प्रति मिनट की एक समान चाल से भागता है। मतलब 100 से ना 101 होता है और ना 99 होता है। मतलब 100 की एकदम से एवरेज चाल से वो भागते जा रहा है, एकदम 100 की रफ्तार में। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप। देखिए, 1 मिनट के बाद एक सिपाही, 1 मिनट के बाद जो है, मतलब जब चोर भागा उसके 1 मिनट के बाद एक सिपाही जो है चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। वह पहले मिनट में 100 मीटर प्रति मिनट की चाल से और फिर उसके बाद प्रति मिनट अपनी चाल को 10 मीटर बढ़ाता है। ठीक है, कितने मिनट के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो उसी के जो भी फॉर्मूला होंगे, उसी का जो कंसेप्ट होगा हम लोग यूज़ करेंगे और बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए प्यारे भाई, पहले देखिए, यहाँ एक समान चाल से भागते जा रहा है तो चाल वाला फॉर्मूला लगेगा। मीटर प्रति मिनट है, मतलब वही फॉर्मूला लगाना है। चलिए आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई चोर जो है पहले भाग गया, कोई तरह का कांड किया होगा, अपराध किया होगा, फिर वो भाग गया। अब उसके जब चोर भाग गया उसके 1 मिनट के बाद पुलिस पीछा किया उसका। तो आइए यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट छिपा हुआ इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चोर के लिए पहले दूरी निकालेंगे। ठीक है, चोर के लिए मान लेते हैं कि चोर के लिए दूरी है, दूरी को हम मान लेते हैं s। ठीक है, चूँकि हम मतलब n पदों के योग को SN से सूचित करते हैं, बस उसी तरीके से आप मान लीजिए इसमें S1 मान लेते हैं कि चोर के द्वारा तय की गई दूरी है। कितना हो जाएगा? तो कितने मीटर प्रति मिनट की दर से भाग रहा है? तो 100 मीटर प्रति मिनट की दर से। तो 100 मीटर भाग रहा है प्रति मिनट। अब कितना मिनट भागा ये नहीं पता है, हम मान लेते हैं n मिनट भागा। ठीक है, अब चलिए पुलिस के लिए चलते हैं। चूँकि जानते हैं कि ये दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। तो दूरी को हम मान लिए S1, चाल क्या है? 100 मीटर और प्रति मिनट है। मिनट कितना हो गया अपना, समय कितना हो गया? तो n मिनट हो गया, मान लिए हम। तो देखिए अब इसके आगे पुलिस के लिए चलते हैं। पुलिस के लिए दूरी क्या हो जाएगा? पुलिस के लिए तय की गई दूरी मतलब S2 कितना हो जाएगा? ये पुलिस के लिए हो गया। अब देखिए S2 पहला मिनट में वो कितना के स्पीड से भागा? सब मतलब 1 मिनट के बाद तो पहले भागना स्टार्ट किया पुलिस उसके पीछे, और पहला स्पीड उसका था 100 मीटर प्रति मिनट। और उसके बाद वो प्रत्येक मिनट कितना स्पीड बढ़ा रहा है? 10 मीटर प्रति, मतलब 10 मीटर बढ़ाते जा रहा है। अगले हर मिनट में वो 10 मीटर स्पीड बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा अपना SN वाला। कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? तो n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी होता है ना, 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है ना। अब देखिए किसकी जगह पर क्या रखना है। a मतलब प्रथम पद, जब से मतलब जिस स्पीड में वो भागना शुरू किया, 100 के स्पीड में भागना शुरू किया, तो 2 को 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गुना 100। ठीक है, और कितना स्पीड बढ़ाते जा रहा है? तो 10 का स्पीड बढ़ाते जा रहा है, तो 10 का अंतर होते जा रहा है ना, तो अपना सर्वांतर कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है कि पहले तो चोर भागा, ठीक है, उसके 1 मिनट के बाद पुलिस भागा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को कब आपस में मिलेंगे, पुलिस जो है चोर को कब पकड़ेगा। तो प्यारे भाइयों, अब आप सोचो कि जब चोर जो है पहले ही भागा, 1 मिनट पहले भागा, और पुलिस जो है 1 मिनट बाद भागा। ठीक है, तो दोनों जब एक दूसरे से आपस में मिलेंगे तो उस टाइम चोर कितनी दूरी तय कर, मतलब चोर को कितना टाइम लग चुका होगा और पुलिस को कितना टाइम लग चुका होगा। जैसे देखिए यहाँ से मानिए ये रहा चोर। ठीक है, ये फर्स्ट मिनट में भागना स्टार्ट किया। ठीक है, और ये रहा पुलिस, ये भी फर्स्ट मिनट में 1 मिनट के बाद स्टार्ट किया। चलिए मानते हैं पुलिस यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, चूँकि 1 मिनट के बाद किया है,
तो 1 मिनट में पहले जो चोर भागा तो पुलिस तो चला ही नहीं था, फिर अगला मिनट में यहाँ से यहाँ तक चोर गया होगा, तब जब मतलब दो मिनट चोर दौड़ा तो पुलिस 1 मिनट दौड़ा। अगर 3 मिनट चोर दौड़ा तो पुलिस कितना दौड़ा, 2 मिनट। चूंकि वो जो है पुलिस जो है चोर से कितना 1 मिनट कम ही ना दौड़ेगा, 1 मिनट कम ही दौड़ेगा, मतलब चोर जो है पुलिस से 1 मिनट ज़्यादा दौड़ेगा। तो यहाँ देखिए चोर के द्वारा तय की गई जो दूरी होगी उसमें जो उसका समय होगा वो 1 मिनट ज़्यादा होगा। तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ में आना चाहिए बिल्कुल से। चोर जो है पहले भागा है, पुलिस 1 मिनट बाद भागा है। ठीक है, अब जब दोनों आपस में एक दूसरे को पकड़ेंगे उस टाइम जो चोर के द्वारा लगा हुआ समय और पुलिस के द्वारा लगा हुआ समय होगा दोनों सेम नहीं होगा। पुलिस को 1 मिनट कम लगेगा, चोर को 1 मिनट ज़्यादा टाइम होगा दौड़े हुए। ठीक है, क्योंकि चोर पहले भागा था, इसीलिए हमने यहाँ पर चोर के द्वारा तय की गई दूरी में 100 इंटू n+1 किया। चूँकि समय उसको 1 मिनट ज़्यादा है चोर के पास तो n+1, और पुलिस के पास जितना टाइम था तो वो तो अपने 10 की स्पीड बढ़ाते जा रहा है। तो ये अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला जो अपना था SN वाला वो लगा दी है। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों एक दूसरे से आपस में कब मिलेंगे या फिर पुलिस जो है चोर को कब पकड़ेगा, तो बस दोनों को हम बराबर कर देते हैं। जो n का वैल्यू आएगा तो n का वैल्यू मतलब कितने मिनट बाद पुलिस जो है एक दूसरे मतलब पुलिस सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा कितने मिनट बाद, तो मिनट अपना जो है टाइम को हम n माने हुए हैं ना, तो n का जो वैल्यू आएगा वही अपना आएगा। तो प्रश्न से दोनों एक दूसरे को कब पकड़ेगा, दोनों एक दूसरे को नहीं, पुलिस जो है या सिपाही जो है वो चोर को कब पकड़ेगा, तो जब S1 बराबर S2 हो जाएगा, जब पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी चोर के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेगा। या फिर चलिए दोनों एक दूसरे को कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा चोर को। ठीक है, तो S1 का मान कितना है, S1 क्या 100 इंटू n+1 है। ठीक है, 100 इंटू n+1 है। S2 का मान कितना है, S2 का मान है n/2 इंटू, और 2 गुना 100 है तो इसको हम डायरेक्ट से 200 लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। ये n/2 है, 2 इधर भाग में, इसको हम गुना में इधर ले आएंगे तो सीधे हो जाएगा 200 इंटू n+1। चलिए बारी बारी से एक एक स्टेप करेंगे। ठीक है, और आपको समझाते हुए चलेंगे। n हो गया, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये 200 का 200 रहने देते हैं, प्लस इस 10 से हम इसमें गुना कर देते हैं तो 10n हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी इसको हम गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 200n और प्लस में क्या हो जाएगा 200 बराबर, इसको इससे गुना करिए। चाहे देखिए 200 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 190, और 190 को n से गुना करेंगे तो 190n हो जाएगा, और फिर n को 10n से गुना करेंगे तो 10n² हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं करना है, बस सबको उठा के उधर ले जाते हैं। तो ये n² है ना, तो चलिए यहीं पर लिखते हैं, इधर हम 0 को रहने देते हैं, बाकी सबको उठा के उधर ले जाएंगे तो 10n² तो उधर है ही, और 190n है, और इधर से 200n उधर गया, 190n है, इधर से 200n उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और माइनस में जाने के बाद 190n में से 200n घटाएंगे तो माइनस में क्या बचेगा 10n बचेगा। अब ये 200 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 200। ठीक है, अब चलिए हम इसको इधर लिख लेते हैं, उसको उधर लिख लेते हैं, बात बराबर ही है। तो इसमें से सब में से क्या कॉमन आएगा, देखिए 10n² माइनस 10n और माइनस 200 इज इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करना है। पहले तो कॉमन आ रहा है, इसमें से 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 कॉमन लेने के बाद बच रहा है n² माइनस n और माइनस क्या बच रहा है 20 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। बस समझना क्या था, बस इन्हीं चीज़ों को समझना था, चोर भागा कब और पुलिस पकड़ा कब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 10 इधर क्या कॉमन लिए थे तो उधर जाने के बाद तो 0 ही हो जाएगा ना, 10 0 में भाग देंगे 10 से तो 0 ही हो जाएगा। चलिए उसको हम मान लिए कि 0 हो गया, बच गया क्या n² माइनस n और माइनस में 20 बराबर क्या बच गया 0 के। ठीक है, अब क्या करना है, चर पद को x² के गुणांक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 ही ना होगा माइनस में, और गुणनखंड करते हैं इसका तो 2 से 10 2 से 5।
किस तरीके से तोड़ेंगे कि बीच वाला आ जाए। तो चलिए हम इस 2 दूनी 4 रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो चलिए यहाँ से हमको लाना कि यहाँ -1 न लाना है, तो बड़का वाला को हम माइनस में रखते हैं। तो -5n और प्लस में 4n ले लेते हैं, ठीक है। और -20 है तो पहले से रहने दिया हमने। इस दोनों में से और इस दोनों में से जो कॉमन आ रहा है हम ले लेंगे। तो n कॉमन लेने पर n-5 बच रहा है, यहाँ से +4 कॉमन लेने पे n-5 बच रहा है बराबर 0, ठीक है। ये सब चीज़ समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ये सब चीज़ बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुपद चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए यहाँ से n-5 मतलब दोनों ब्रैकेट वाला को एक बार लिख दिए और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला को लिख लेते हैं। ये दोनों क्या है, 0 के बराबर है। जब दोनों का गुणनखंड 0 के बराबर है तो बारी बारी से करते हैं 0 के बराबर। और क्यों करते हैं 0 के बराबर ये तो आपको पता ही है। अगर हमको इसका मान चाहिए तो ये गुना में है, उधर जाने के बाद भाग में जाएगा, भाग में जाने के बाद 0 ही हो जाएगा। तो x-5 बराबर 0 ही ना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से x-5 बराबर क्या हो गया, 0। अगर हमको इसका मान चाहिए तो ये गुना में उधर जाने के बाद भाग में 0 हो गया, मतलब x + 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, -4, ये भी हो गया अपना एक वैल्यू। और यहाँ से x का मान क्या आ गया, 5, ये भी हो गया अपना एक वैल्यू। अब यहाँ पर मालूम करना है कि वैल्यू अपना कौन सा सही है। सॉरी x नहीं, यहाँ n है ना, तो n होगा। यहाँ पे भावना में बह के n को x कर दिए, यहाँ n होगा, ठीक है। और n अपना क्या है, क्वेश्चन में n अपना क्या है, n है अपना लगा हुआ समय, चोर के द्वारा और पुलिस के द्वारा लगा हुआ समय जो भी होगा वो समय n यूनिट माने थे, ठीक है। दूरी को s यूनिट माने थे। तो देखिएगा समय कभी भी माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो -4 अपना क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ठीक है। समय कभी भी पीछे की ओर नहीं जाता है, समय कभी भी माइनस में नहीं जाता है, कहावत आपने तो सुना ही होगा। तो n बराबर 5 मतलब 5 मिनट के बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। प्यारे भाइयों कैसा लगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, समझ में आया या नहीं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे जिस तरीके से मैंने बताया। तो प्यारे भाइयों 18 नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं हम। फिर इसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही प्यारा सा है। इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा देखते हैं। तो आइए प्यारे भाइयों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है तथा सबसे बड़ा कोण जो है सबसे छोटे कोण का क्या है, दुगुना है। तो चतुर्भुज के कोण ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आइए समझते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट है, मतलब 19 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए इसमें से एक कोण जो है, मान लेते हैं कि ये सबसे छोटा कोण है और ये सबसे बड़ा कोण है, ठीक है। अगर ये x है तो ये कितना है, 2x है, सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण। तो प्यारे भाइयों यहाँ अब इस चीज़ को आप AP में सजाने का कोशिश कीजिए समांतर श्रेणी में। तो AP अपना क्या आएगा, पूरा AP तो नहीं प्राप्त होगा हमको, पहला पद मालूम चल जाएगा, दूसरा पद नहीं मालूम चलेगा, तीसरा पद भी नहीं मालूम चलेगा और अंतिम पद क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये रहा अपना AP 4 पदों का, ठीक है, जिसमें से 2 पद हमें नहीं पता है, प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है। तो प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, अंतिम पद को L से सूचित करते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में है, क्या चीज़ है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम S4 निकाल सकते हैं। चूंकि चतुर्भुज में 4 ही कोण होते हैं और 4 ही कोण है तो इसके टोटल कोनों का योग कितना होगा, S4 होगा। और S4 का जो फॉर्मूला होता है वो हम लगा लेंगे। तो प्यारे भाइयों प्रश्न से यहाँ से आप लिख लीजिएगा कि A बराबर कितना हो जाएगा, x, ठीक है। D का मान हमको नहीं मालूम है, चूंकि हमको दूसरा और तीसरा पद नहीं पता है तो सर्वांतर तो नहीं निकाल सकते हैं। अंतिम पद को हम सूचित करते हैं L से, ये कितना है, तो 2x है। चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब सबसे छोटा वाला पद से जो है बड़ा वाला पद क्या है, 2 गुना है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो प्रश्न से क्या लिख सकते हैं हम, SN मतलब क्या, n पदों का योग। यहाँ पर 4 को कोण है मतलब 4 पदों का योग। तो S4 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो गया, n/2 इंटू यहाँ पर हमको D नहीं मालूम है, n नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, A + L वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू A + L, ये भी एक फॉर्मूला होता है ना। तो n जब हमको मालूम है कि 4 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 और A + L। चलिए हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो गया 2।
ए की जगह पर कितना है x है तो x रख दिए, l की जगह पर कितना है 2x है तो 2x रख दिए, ठीक है। और S4, ये S4 का मतलब क्या हुआ, चारों पदों का योग। अब चतुर्भुज के चार कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, तो इस S4 की जगह पर हम नीचे में क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से 360 डिग्री बराबर क्या हो गया, तो देखिएगा x और 2x को जोड़ेंगे तो 3x, और 3x को 2 से गुना करेंगे तो 6x। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 360 डिग्री बट्टा में 6, कैंसिल होगा कितने से, 60 से, मतलब x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 60। अब यहाँ से प्यारे भाइयों आप अपना AP तो बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए x का मान चल गया, मतलब पता चल गया, मतलब सबसे छोटे पद का मान पता चल गया। अब चलिए हम सबसे बड़े पद का मान गया, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, 4 पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः, क्या लिखना है, पुनः। अब हमको चौथा पद मालूम है कि कितना है, चौथा पद कितना है भाई, जब x का मान 60 है तो चौथा पद कितना होगा, 60 दूना 120 होगा, मतलब T4 बराबर कितना है, 2x है, मतलब 120 है। और T4 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 3d लिख सकते हैं, बराबर किसके हो जाएगा, 120 के। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक्सरसाइज 5.1 वाली जो थ्योरी की वीडियो है वो पूरी देख लीजिए, फिर आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको मेरा वीडियो सब, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, x है, लेकिन यहाँ x का मान आ गया 60, तो a की जगह पर हम क्या रख देंगे, 60, प्लस हमको d का मान चाहिए तो रहने दिया हमने ऐसे ही, तो यहाँ से 3d बराबर क्या हो जाएगा, 3d बराबर ये 60 जाकर उधर घट जाएगा तो बचेगा 60, मतलब कि d का मान क्या आ गया, 20। चलिए यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व, अपना AP क्या हो गया, निकल गया। कैसे, तो पहला पद हम लिख देंगे कितना, 60 डिग्री, और अंतर कितने का है, 20 का, तो 20 बढ़ाएंगे तो 80, फिर 20 बढ़ाएंगे तो कितना, 100, और फिर 20 बढ़ाएंगे तो 120। यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। प्रथम पद मालूम था 60 और अंतर मालूम है 20, टोटल पद कितने हैं, 4। चतुर्भुज में कोण कितने होते हैं, 4। तो बस यही था क्वेश्चन अपना प्यारा सा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के सेकंड को देखते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए 19 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। बहुभुज का अंतःकोण क्या है, समांतर श्रेणी में है, AP में है, ठीक है। इसका लघुत्तम कोण मतलब सबसे छोटा कोण कितना है, 95 डिग्री, और सार्वंतर कितने का है, 10 डिग्री का। तो चलिए यहाँ से हमको पता चल गया सबसे छोटा कोण 95 डिग्री है, मतलब A का मान है कितना, 95 डिग्री, ठीक है। और सार्वंतर मतलब D का मान कितना है, 10 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमको पता चल गया, और कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अपने मन से भी लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भुजाओं की संख्या तथा अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करें, मतलब इस बहुभुज में कितनी भुजा है और इसके जो भी कोण है उस सभी कोणों का योगफल कितना है, सारे कोणों के वैल्यू को जोड़कर कितना होगा, बस यही बताना है। तो प्यारे भाइयों आइए देखिए, किसी भी बहुभुज में कोणों का योगफल कितना होता है, तो बहुभुज का जो है कोणों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले उसमें भुजाओं की संख्या मालूम होनी चाहिए, जो कि होता है n। आइए आपको हम बताते हैं यहाँ पर बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, ठीक है। अंतःकोण क्यों लिखेंगे, क्योंकि बहुभुज जो होंगे उसके अंदर से भी कोण बनेगा और बाहर से भी कोण बनेगा, तो अंतःकोण का योगफल का फॉर्मूला होता है, अंतःकोण का योग क्या होता है, तो n-2 इंटू 180। अब क्यों होता है, सो देखिए किसी भी त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं कि इसके तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए आपको नहीं भी पता, त्रिभुज में 3 को भुजा है ना, ये मालूम है, तो 3 भुजा है तो n की जगह पर क्या रखेंगे, 3 में से 2 घटा के क्या करना है, 180 डिग्री से गुना कर देना। 3 में से 2 घटा तो 1 को 180 गुना किए तो 180 आ गया, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। इसी तरीके से अगर चतुर्भुज का मालूम करना हो तो 4 में से 2 घटाएंगे और फिर क्या करेंगे, 180 से गुना करेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 गुना 180 कितना हो जाएगा, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो बस यही फॉर्मूला है अपना प्यारा सा n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी बहुभुज के कौन सा भुजा है, कितना भुजा है ये नहीं पता है, किसी भी बहुभुज का अंतःकोणों का जो योगफल होगा इसी फॉर्मूले से निकलेगा। भुजा में से 2 घटा के 180 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि
इसका लघुत्तम कोण 95 डिग्री है और सर्वांतर 10 डिग्री है। तो हमको क्या करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है और अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्यारे भाइयों, जब हमको ये चीज़ मालूम है तो बड़ी ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। प्रश्न से क्या करना है, हमको एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। बिल्कुल। तो एस एन का मान आपको पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन अंतःकोणों का योगफल जो है वही तो है एस एन। एन मतलब क्या, भुजाओं की संख्या, और एस एन मतलब क्या, उस भुजा से जो भी कोण बना है अंतःकोण उसका योगफल। तो ये कितना है, n-2 इंटू 180। ठीक है, इसको बराबर कर देंगे इसमें सबका वैल्यू रख के, क्योंकि एस एन का ही तो वैल्यू है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n/2 इधर रहने देते हैं और a का मान बैठाते हैं। 2 को a से गुना करेंगे, मतलब 95 को a 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 190, प्लस n का वैल्यू हमको चाहिए, d का मान कितना है तो 10 है, हम यहाँ पर 10 रख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से करना क्या है, इस 2 को भाग में है ना इधर ले आते हैं गुना में। तो क्या हो जाएगा n-2 इंटू में क्या हो जाएगा 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 190, सॉरी n भी है गुना में, तो n इंटू कितना हो जाएगा 190 प्लस 10n, 190 प्लस 10n माइनस में 10, यही ना होगा। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 360 को n से गुना करते हैं तो 360n, और 360 को 2 से गुना करेंगे तो 720 बराबर 190 में से 10 गया तो 180, तो ये हो जाएगा 180n। ये 10n है, n से गुना करेंगे तो 10n स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सबको उठा के हम उस साइड ले जाते हैं, तो इधर बचेगा 0, इधर बच गया क्या 10n स्क्वायर, फिर 180n है, ये 360n जाएगा उधर माइनस में, तो बचेगा माइनस में 180n, ये माइनस में 720 है, उधर जाएगा तो प्लस में 720 हो जाएगा, बराबर में 0 तो इधर है ही। ठीक है, अब चलिए इस समय से क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है ना, तो चलिए 10 कॉमन ले करके पहले लिख लेते हैं सीधे। तो ये हो गया n स्क्वायर, यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो माइनस 18n बचेगा, यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो प्लस 72 बचेगा, बराबर में 0। चलिए मान लिया कि 10 को हम भाग में भी ले आए, ये हो गया क्या 0। एक दो स्टेप छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं। अब क्या करना है, अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुना करना है। तो 72 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से तोड़े आपस में कि बीच वाला मतलब -18n पूरे हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं, 18 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 दूना 18, नहीं इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 2 दूना 4 तिया 12, ठीक है, और 3 दूना 6, 12 और 6 में तोड़ सकते हैं। 12 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो बस यही दिमाग लगाना है आपको। यहाँ से क्या हो जाएंगे n स्क्वायर, ये तो रहने दिया हमने, बीच वाला हमको लाना है, तो माइनस में 12n ले लेते हैं और माइनस में 6n भी ले लेते हैं, प्लस 72 बराबर क्या हो गया 0। चलिए ये दोनों में से कॉमन आएगा, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो बच रहा है n-12। यहाँ से प्लस माइनस में क्या कॉमन आ रहा है 6, तो यहाँ से बच रहा है n-12 बराबर 0 के। ब्रैकेट वाले को एक साथ लिख लेते हैं, मतलब n-12, और बिना ब्रैकेट वाले को भी एक साथ लिख लेते हैं, मतलब n-6 बराबर, सॉरी बॉक्स में घेर दिया मैंने, n-12 इंटू n-6 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। यहाँ से n बराबर क्या आ गया 12, और यहाँ से n बराबर क्या आ गया 6। अब देखिए अगर देखा जाए तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू सही लग रहा है, दोनों वैल्यू प्लस में है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक इसका जो अंतःकोण है क्या है, आपस में समांतर श्रेणी में है, और अंतर कितने का है 10 का है। प्रथम पद कितना है तो 95 है। चलिए आप इसका जांच करते हैं कि n बराबर 12 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए पहला पद कितना हो जाएगा 95, क्या को पद होना चाहिए टोटल 12 को, तो 12 तक बढ़ाते हुए हम जाएंगे। ठीक है, 95 के बाद कितना हो जाएगा 105, फिर उसके बाद 115, फिर उसके बाद 125, उसके बाद 135, फिर उसके बाद 145, फिर उसके बाद 155, फिर उसके बाद 165, फिर उसके बाद 175, फिर उसके बाद क्या होगा 185, फिर उसके बाद होगा 195। देखिए 12 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब होगा इसके बाद वाला 12।
मतलब अगर किसी बहुभुज में 12 भुजाएं होंगी, अगर 12 कोण होंगे तो उसके अंतः कोण कहाँ से स्टार्ट होगा, 95 से, और चला जाएगा कितना तक, 205 तक। क्या ऐसा संभव है? संभव है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं है संभव। क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में या क्लास 9 में, किसी भी बहुभुज के या फिर किसी भी बहुभुज के अंतः कोण का जो अंतः कोणों का जो माप होता है वो 180 डिग्री के अंदर ही रहता है, 180 डिग्री से नीचे ही रहता है। कोई भी बहुभुज रहेगा किसी भी तरीके से रहेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, 180 डिग्री मतलब सीधी रेखा से तो कम ही ना होगा, सीधी रेखा से ज़्यादा अगर ऐसे हो गया बाहर वाला तो वो बाह्य कोण हो गया। मतलब किसी भी बहुभुज का अंतः कोण जो होगा 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये वाला तो अपना अमान्य हो गया ना। चूँकि अगर हम 12 भुजा वाला बहुभुज लेते हैं तो यहाँ मतलब इस रूल का उल्लंघन हो जाता है और ये गलत हो जाएगा। तो बस इसीलिए हमने इसको अमान्य कर दिया। अपना प्यारा सा राइट आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 6। अब n बराबर 6 लेके देखिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 145 तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि 180 से छोटा है। समझ गए होंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद ये रहा अपना 19 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। तो प्यारे भाइयों देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा है। किसी क्लब के सदस्यों की आयु समांतर श्रेणी में है, यहाँ तो सब कुछ समांतर श्रेणी में है, कह रहा है, और सर्वांतर कितने महीने का है, तो 3 महीने का है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो और कुल सदस्यों की आयु का योगफल 250 वर्ष हो तो क्लब में सदस्यों की संख्या ज्ञात करें। तो प्यारे भाई यहाँ पर जो दिया हुआ है, सबसे छोटे सदस्य की आयु मतलब पहला पद हो गया, ठीक है, सबसे छोटा जो होगा सबसे पहले लिखाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया, 7, ठीक है, वर्ष में है 7, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको सर्वांतर लिखना है, लेकिन सर्वांतर तो क्या है, महीने में है, उसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग देना पड़ेगा। 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से डायरेक्ट 1/4 लिख देंगे, काट करके लिखना है या फिर बिना काटे हुए लिखना है, डायरेक्ट से 1/4 हम लिख दिए, ठीक है। ये 3 महीना जो हुआ, 1 साल का कितना हुआ, 1/4 हुआ, 1/4 हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक और बात कि कुल सदस्यों की आयु का योगफल कितना है, 250 है। मतलब SN बराबर कितना है, 250 है। मतलब टोटल सदस्य कितने, n, और SN मतलब टोटल सदस्यों की आयु का योगफल, ठीक है। अब चलेंगे कहाँ, प्रश्न से चलते हैं। क्या उठाना है प्रश्न से, प्रश्न में यही उठाना है कि SN कितना है, 250 है। SN बराबर कितना है, 250 है। यहाँ से हमको क्या मालूम चलेगा, n का मान मालूम चलेगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 × 2a प्लस n-1 × d, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते तो समझ ही गए होंगे कि क्यों करते हैं ये सब, ठीक है, और बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं है। n/2 है ना, तो इसको हम सीधे उधर ले जाएंगे तो बचेगा इधर n, ठीक है। 2a है, a का मान कितना, 7, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14, प्लस n-1 × कितना हो जाएगा, 1/4। इस ब्रैकेट को बंद करो और इसको कर दिया हमने 500। क्यों कर दिया, इधर वाला 2 भाग में था, उधर गया गुना में, ठीक है। अब देखिए इस n से हम बारी बारी से गुना कर देते हैं या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। n × क्या हो जाएगा, 14, प्लस ये n को 1/4 से गुना करेंगे तो n/4 हो जाएगा, और फिर -1 को 1/4 से गुना करेंगे तो -1/4 हो जाएगा, बराबर 500 के। अब देखिए इस सबको 1/, के नीचे मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बाहर में n है तो n रहने देते हैं, और 1/, के नीचे मिलाने के लिए LCM 4 हो जाएगा। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 चौके 4 तो 14 चौका कितना हो जाएगा, 56, प्लस n हो जाएगा -1 हो जाएगा, बराबर कितने के, 500 के। समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए 56 में से 1 गया तो 55, 55 को n से गुना करेंगे तो 55n प्लस n है, इसको n से गुना करेंगे तो n² हो जाएगा, बट्टा में क्या है 4, बराबर किसके है, 500 के। आइए अब एक और चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 भाग में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, गुना में चला जाएगा। इस n² को पहले लिख लेते हैं हम, n² प्लस क्या हो जाएगा, 55n। ये 4 उधर जाके गुना हुआ तो 2000, 2000 को हम इधर लाएंगे बराबर के तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2000 आ जाएगा, बराबर 0। अब देखिए x² का या फिर n² का गुना कुछ नहीं है, 1 है, डायरेक्ट हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2000 का गुणनखंड कितना होता है, 2 से 1000, 2 से कितना 500, फिर 2 से कितना 250, फिर 2 से कितना 125, फिर 5 से
25, फिर 5 से 5, ठीक है। किस तरीके से तोड़ेंगे कि बीच वाला 55 आ जाए। 5 6 25, 5 दूना 10 दूना 20 दूनी 40 दूना 80, 80 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 55 आ जाएगा। तो प्यारे भाई इसी तरीके से सोचना है आपको। प्लस क्या हो जाएगा 80n और माइनस में क्या हो जाएगा 25n और माइनस में 2000 बराबर 0 के, ठीक है। ये चीज़ आपको रफ में करना है, गुणनखंड जो हम करते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कर देते हैं कि किस तरीके से हमको चॉइस करना है, किस तरीके से चुनना है। यहाँ से दोनों से कॉमन लेंगे तो n बचेगा, n प्लस 80 बचेगा और यहाँ से माइनस 25 कॉमन आएगा तो भी n प्लस 80 बचेगा बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट वाले को एक साथ लिख देंगे तो हो जाएगा n प्लस 80 इंटू n माइनस 25। वैल्यू क्या क्या आ रहा है, n बराबर क्या आ रहा है माइनस 80 आ रहा है और n बराबर क्या आ रहा है 25 आ रहा है। कौन सा मान्य है और कौन सा अमान्य है, तो माइनस 80 वाला क्या हो जाएगा अमान्य, इनवैलिड, ठीक है। अपना प्यारा सा आंसर हो जाएगा n बराबर 25। चूँकि किसी भी व्यक्ति की आयु या फिर किसी भी सदस्यों की आयु माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए माइनस 80 किसी का एज नहीं हो सकता, किसी का उम्र पीछे की ओर नहीं भागता है। कोई आदमी जन्म लिया 0 वर्ष से तो वो अगले वर्ष 1 साल का हो जाएगा, ना कि माइनस 1 साल का हो। तो प्यारे भाइयों चलिए देखते हैं अपने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही प्यारा सा है। तो प्यारे भाइयों देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में नंबर 21 में कह रहा है कि एक मंदिर है जिसके सामने एक छोटा सा चबूतरा है जिसमें 16 सीढ़ियाँ बनी हुई है। अब मंदिर के चबूतरे पे सीढ़ी कैसा होता है आप लोग तो देखे ही होंगे किस तरीके से होता है बना हुआ। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रम से दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दिया हुआ है, मतलब घनाभ के आकार का होगा और घनाभ का आयतन तो आप जानते ही हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन चैप्टर में पढ़े हैं, LBH लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए घनाभाकार सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई मतलब L बराबर कितना हो जाएगा, देखिए क्रमशः दिया हुआ है, मतलब पहले लंबाई दिया हुआ है कितना 50 मीटर, फिर उसके बाद चौड़ाई मतलब क्या हो गया ब्रेथ B, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है 1/2 मीटर, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई मतलब हाइट दे दिया, कितना दे दिया ऊंचाई मतलब H कितना दिया हुआ है 1/4 मीटर, 1/4 मीटर। देखिए कोई भी सीढ़ी जो होता है किस टाइप का बना होता है, चबूतरे पर खासकर जो होता है वो इस तरीके का बना होता है। नीचे से ये रहा फर्श, फिर उसके ऊपर से इस तरीके से सतह रख कर बना, फिर उसके ऊपर से इस तरीके से सतह रख के बनेगा। मतलब कि पहला सीढ़ी जो होगा उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा जो दिया हुआ है वही होगा, लेकिन ये दूसरे सीढ़ी पर आएंगे तो इसका ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। क्योंकि आयतन मतलब क्या हुआ कि उस सीढ़ी को बनाने में कितना मसाला लगा, टोटल कितना जगह छेगा, वो कितना हवा का जगह छेगा, वही ना हुआ। तो ऊपर से लेके नीचे तक ये हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप पर जाएंगे तो यहाँ से लेकर के पूरे नीचे तक का हो जाएगा क्षेत्र। तो ऊंचाई मतलब क्या होगा, फर्स्ट सीढ़ी के लिए ऊंचाई उतना ही रहेगा, सेकेंड सीढ़ी के लिए ऊंचाई 2 गुना हो जाएगा, थर्ड वाले सीढ़ी के लिए ऊंचाई 3 गुना हो जाएगा, 4 नंबर वाले सीढ़ी के लिए ऊंचाई 4 गुना हो जाएगा। इसी तरीके से अपना बना लेंगे एक समांतर सीढ़ी। किस तरीके से बनाएंगे, तो पहली सीढ़ी के लिए तो प्रश्न से नाव क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट सीढ़ी के लिए या फिर हिंदी में लिखेंगे पहली सीढ़ी का आयतन, पहली सीढ़ी का आयतन क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें भी हिंट दिया हुआ है, क्या हो जाएगा LBH होता है ना, तो जो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई है उसी को गुना करके लिख देंगे। तो 50 गुना 1/2 गुना 1/4, 2 से ये कट गया 25 से, मतलब क्या आ गया 25/4 और सब में मीटर 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 था, तीनों को गुना किए हैं तो मीटर क्यूब। इसी तरीके से दूसरी सीढ़ी के लिए क्या करना है, जो कंसेप्ट है हमने बता दिया। दूसरी सीढ़ी का आयतन क्या हो जाएगा, तो लंबाई वही रह जाएगा 50, चौड़ाई भी वही रह जाएगा 1/2 और ऊंचाई क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मतलब ये 1/4 का क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि दूसरा नंबर पर सीढ़ी है तो ऊंचाई तो 2 गुना हो गया ना। तो देखिए यहाँ से ये 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया अब 50/4 मीटर
क्यूब। इसी तरीके से तीसरे सीढ़ी के लिए या फिर तीसरे सीढ़ी का आयतन क्या हो जाएगा, 50 का 50 रहेगा, 1/2 का 1/2 रहेगा, 1/4 का क्या हो जाएगा 3 गुना, मतलब 3 से गुना हो गया, 2 से कट जाएगा ये 25 से, 25 को 3 से गुना करेंगे तो 25 या 75/4 मीटर क्यूब। अब देखिए पहली सीढ़ी का आयतन 25/4, दूसरी सीढ़ी का आयतन 50/4, तीसरी सीढ़ी का आयतन 75/4। कितने कितने का फर्क हो रहा है, 25/4 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 25/4 25/4 25/4 बढ़ते जा रहा है। तो लिख सकते हैं, अब यहाँ से हमको मालूम चल गया प्रथम पद कितना है 25/4। ठीक है, सार्वंतर कितना है तो ये भी है 25/4 और n का मान कितना है तो ये भी है कितना 16। क्योंकि सीढ़ी में कितने सीढ़ी हैं, मतलब चबूतरे पर जो सीढ़ी बना हुआ है उसमें कितने सीढ़ियाँ टोटल 16। अब हमको क्या निकालना है कि इसके तोने बनाने में लगे कंक्रीट का आयतन ज्ञात कीजिए। टोटल आयतन ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा S16 निकालना है ना, तो S16 निकालना होगा, मतलब 16/2 इंटू 2a, 2 को इससे गुना करेंगे तो कितना बचेगा 25/2 प्लस n-1 मतलब 15 और d का मतलब 25/4। ठीक है, कितना आएगा वैल्यू, ये हो गया 8, ब्रैकेट के अंदर ये हो गया 25/2, 15 × 75 का 5, हाथ में 7, 15 दूनी 30, 7 37/4। ठीक है, इसी तरीके से गुना करना है, बस लिखते चलना है, आपको सॉल्व करते चलना है। देखिएगा यहाँ से ये क्या हो गया 8 और ब्रैकेट के अंदर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 25 दूनी हो गया 50, प्लस में क्या हो गया 375, ये 4 से 4 दूनी 8 कट गया। अब देखिए यहाँ से कितना है 375 में ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना, और 375 में 50 जोड़ेंगे तो 425 हो जाएगा, और दोनों को गुना करने पर 850 मीटर क्यूब। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, यही रहा अपना प्यारा सा आंसर 850 मीटर क्यूब। पूरे 16 जो सीढ़ी है 16 सीढ़ी का आयतन। ठीक है, किस तरीके से ऊंचाई बढ़ता है किस तरीके से नहीं बढ़ता है समझ गए होंगे दोस्तों प्यारे भाइयों। उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह का डाउट नहीं रह गया होगा, सभी क्वेश्चन को समझने में बहुत ही मज़ा आया होगा समझने में। तो प्यारे भाइयों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अपने बार बार बोलना पड़ रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे भाइयों को प्यारे मित्रों को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए भाइयों, भरोसा है आप पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, टेक केयर।